जब आइंस्टाइन ने पहली बार अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा था तो उन्हें एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये थ्योरी बहुत ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला था। ऊपर से आइंस्टाइन कोई वर्किंग फिजिसिस्ट भी नहीं थे, वो बल्कि एक पेटेंट क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे और वो आइजैक न्यूटन को चैलेंज कर रहे थे। ऊपर से आइंस्टाइन यहूदी थे, इसी वजह से हिटलर के सपोर्टर वैज्ञानिक उनको मानने को राजी ही नहीं थे। अब इन सब के बीच में आइंस्टाइन खुद भी अपने इस थ्योरी को लेकर ज्यादा खुश नहीं रहे, क्योंकि बदकिस्मती से उनकी ये थ्योरी एक्सलरेटेड मोशन या फिर ग्रेविटी के उपस्थिति में काम कर ही नहीं रही थी। पर आइंस्टाइन के पास था कमाल का इमेजिनेशन करने वाला ब्रेन। एक दिन आइंस्टाइन ऑफिस में काम करते हुए एक खिड़की साफ करने वाले को एक ऊंची बिल्डिंग का खिड़की साफ करते हुए देख रहे थे, और उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ सोचा जिसने पूरे के पूरे फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सोचा क्या होगा कि अगर ये इंसान खिड़की साफ करने के चक्कर में गलती से फिसल के गिर गया। No, God, please, no, no! पर उन्होंने उसे ऐसे नहीं सोचा जैसे हम या आप इसे सोच। तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा सोचा क्या था, चलिए जानते हैं। अब अगर हम या तुम ये सोचे तो हम लोग यही सोचेंगे ना कि ये इंसान आएगा, ऐसे गिरेगा और गिरने के बाद जब ये फाइनली ग्राउंड को टच करेगा तो एंडिंग बहुत अच्छा नहीं होगा ना। पर आइंस्टाइन ने इसको अलग तरीके से सोचा था। उन्हें ये समझ में आया कि जब वो गिरेंगे तब उनके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरह एक्ट करेगा जो एक्सेलरेशन पैदा करेगा। फाइनली गिर जाने पे ग्राउंड उनके ऊपर एक ऊपर अपवर्ड फोर्स तो देगा, पर जब वो हवा में होंगे ये फोर्स देने वाला कोई फिजेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब उन्हें कोई वेट महसूस ही नहीं होगा, यानी उन्हें अपना वेट महसूस ही नहीं होगा, जैसे कि वो स्पेस में हो। इसीलिए आइंस्टाइन ने ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को सेम चीज समझा। इसके बाद इन्होंने ऐसा एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिससे ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम है ये चीज प्रूव हो गया। वाह, क्या सीन है। सोचिए आप एक घर के अंदर हो जो घर एक दूसरे घर के अंदर है। अब आप दुबले पगले से इंसान अपना वेट देखते हो जो है 80 किलो। पता नहीं कैसे है इस दुबले इंसान का, पर है 80 किलो। अब सोचो एक उल्टा केस, मानो कि आपको उसी रूम के कैद करके एक स्पेसशिप में बिठा दिया गया जो स्पेसशिप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर आप अपना वेट देखो तो फिर हम अगर मैथ्स लगाए तो हमें फिर मिलेगा कि आपका वेट आपको 80 किलो ही मिलेगा, जिसका रीजन है सूडो फोर्स, जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आपको बिना कुछ बताए बेहोश होकर उस रूम के अंदर कैद कर दिया गया था तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप रॉकेट के अंदर हो या फिर एक घर के अंदर हो? जवाब है कि इसका कोई उपाय ही नहीं है, यानी कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही टाइप का इफेक्ट क्रिएट करता है जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब आइंस्टाइन ने रॉकेट और घर को अलग करने के लिए एक उपाय सोच निकाला, जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक टॉर्च। अब अगर आप एक ऊपर जाते हुए स्पेसशिप में एक टॉर्च लाइट को जलाओ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइट टेढ़ी तरीके से दीवार में जा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स रॉकेट तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप टॉर्च का लाइट उस दीवार तक पहुंचेगा तब तक रॉकेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया होगा, पर इस वजह से आप जो अंदर हो उन्हें लगेगा कि यार ये तो लाइट थोड़ी सी नीचे की तरह चली गई, पर असल में रॉकेट ऊपर गया है। पर अब सोचो कि अगर आप हो धरती के अंदर और आपने अब चलाया टॉर्च तो क्या आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा भी नीचे गया है? नहीं दिखेगा। अभी तो हम लोगों ने प्रूव किया कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का इफेक्ट सेम होता है, तो यहाँ पर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में टॉर्च अलग बिहेव क्यों दिखा रहा है? ये तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के खिलाफ है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब ये है कि अर्थ में भी ग्रेविटी की वजह से वो लाइट टॉर्च लाइट से निकलने के बाद हल्का सा थोड़ा सा बिल्कुल नीचे आया है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डिफॉर्मेशन है। पर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लाइट तो हर टाइम सबसे छोटा रास्ता ही लेता है। फिर उन्हें पता चला, एक सेकंड रुको, कि अगर दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हुआ ही नहीं तब तो लाइट बेंड हो जाएगा ना। अब क्या ये पॉसिबल है कि दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हो ही ना? जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे आप धरती पे ही देख लो, ये दो पॉइंट के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस कैसे टेढ़ा है। Oh my God! Wow! आइंस्टाइन ने सोचा कि ठीक जिस तरीके से धरती कर्व्ड है उस तरीके से क्या ग्रेविटी की वजह से स्पेस कर्व हो सकता है? क्योंकि अगर स्पेस कर्व हो जाए तो उसके बाद दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, बल्कि ये कर्व्ड लाइन हो जाएगा, ठीक इस तरीके से। अब ये बोल देने से ही आइंस्टाइन खलास नहीं हो गए, इस चीज़ को फिजिक्स के भाषा में मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना था। पर इसमें आ रही थी एक समस्या। असल में कर्व स्पेस की जियोमेट्री यहाँ तक कि आइंस्टाइन जैसे जीनियस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तब उनके दोस्त मार्कस ग्रॉसमैन, जिनके पास एक पीएचडी था इस टॉपिक में, उन्होंने उनकी मदद की और कर्व स्पेस की जियोमेट्री में
एक वाइटल रोल प्ले किया जनरल रिलेटिविटी में, जिससे इसका बेस कहा जाता है। अब अगर आपने क्लास 9th तक भी फिजिक्स पढ़ा है तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि न्यूटन के नियम के तो ये बिल्कुल ही पढ़े जा रहा था, क्योंकि न्यूटन ने जहाँ पर टाइम या फिर स्पेस इन चीज़ों को जस्ट मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया और इनको जस्ट कांस्टेंट पकड़ लिया और ग्रेविटी को ऐसे ही कह दिया कि यार ये तो एक्ट करता है दो बॉडी से बीच में। वहाँ आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को स्पेस, टाइम और तरह तरह के चीज़ों से कर्व जियोमेट्री से रिलेट करके देखना शुरू किया। जॉन व्हीलर ने बाद में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को समराइज करते हुए कहा कि स्पेस टाइम को मैटर कहता है कैसे कर्व करना है और मैटर को स्पेस टाइम कहता है कैसे चलना है। अगर रिलेटिविटी को सही मान ले तो अभी ग्रेविटी कोई ऐसी मिस्टीरियस फोर्स नहीं है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है, बल्कि उसका रीजन है स्पेस टाइम में आया हुआ मास की वजह से तैयार हुआ कर्व, जिसकी वजह से भारी कर्व वाले चीज़ों के आसपास पृथ्वी जैसे चीज जिनका कर्व छोटा होता है वो घूमने लगते हैं। अब यहाँ पर एक चीज को अच्छे से समझ लो, ये जो ट्रम्पोलिन वाला एनिमेशन तुम देख रहे हो यहाँ पर, जिसमें मास की वजह से स्पेस टाइम में कर्व आ रहा है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है। असल में स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल होता है, कुछ इस प्रकार से। अब फिजिक्स में हम किसी भी थ्योरी को तब तक सच नहीं मानते जब तक ना वो थ्योरी को इस रियलिटी को प्रेडिक्ट करे और वो प्रेडिक्शन फ्यूचर में सच ना प्रमाण हो जाए और उस प्रेडिक्शन को किसी और थ्योरी की मदद से सही तरीके से एक्सप्लेन ना किया जा सके। काफी भारी भरकम नियम है यार, मानना पड़ेगा। अब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को सच प्रमाण करने के लिए मरकरी ग्रह का ऑर्बिट प्रेडिक्ट किया। अब बोलोगे यार इस ग्रह के ऑर्बिट में ऐसा क्या खास है, ये भी तो है इलिप्टिकल शेप में घूम। तो फिर मरकरी जो कि सूरज के सबसे पास का ग्रह है, उसके ऑर्बिट में एक कमाल का चीज देखने को मिला। असल में जहाँ दूसरे ग्रहों के ऑर्बिट स्थिर रहते हैं, वहीं पर मरकरी ग्रह का ऑर्बिट समय के साथ साथ अपने आप का शेप इस तरीके से बदलता है मानो कि यार क्या हो क्या रहा है। पर आइंस्टाइन ने इस चीज को देखा। अगर हम न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांतों को इस ऑर्बिट में लगाए तो कभी भी हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जिससे ये वाला ऑर्बिट तो आए कहीं पर आइंस्टाइन ने जब अपने रिलेटिविटी और कर्व्ड स्पेस की इक्वेशंस को इस ऑर्बिट में लगाया तो एग्जैक्टली भाई वही मिला जो कि दिख रहा था। पर इन सब के बावजूद कुछ न्यूटन के सपोर्टर वैज्ञानिक आइंस्टाइन को अभी भी मानने को राजी ही नहीं थे और इस थ्योरी के खिलाफ तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। इसीलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सच्चाई को चेक करने के लिए सर आर्थर एडिक्सन, जो कि एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने उस टाइम में हो रही एक सूर्य ग्रहण के टाइम पे एक परीक्षण किया। असल में अगर आइंस्टाइन सही हैं तो फिर सूरज के पीछे वाले तारों का लोकेशन सूर्य ग्रहण होने के बाद जहाँ पर देखने को मिलेगा वहाँ से उसका एक्चुअल लोकेशन थोड़ी दूरी पे होगा, जिसका रीजन है लाइट के द्वारा बेंड होना स्पेस टाइम के कर्वेचर में। अब आइंस्टाइन को सही प्रूव करते हुए वो तारा सचमुच अपने एक्चुअल लोकेशन से थोड़ा दूर मिला। अब इतना तो मुझे समझ में आया है दोस्तों, पर एक चीज बताओ कि ये स्पेस को हमेशा हम स्पेस टाइम क्यों कहते हैं? तो फिर हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमेशा ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का भी नहीं बदल सकता है। अब जैसा कि हमें पता चला कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस में आता है कर्वेचर, और उससे क्या होता है जब ग्रेविटी नहीं रहती तब लाइट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता उससे ज्यादा डिस्टेंस उसे लेना पड़ता है, क्योंकि लाइट स्पेस टाइम के कर्व में खुद भी थोड़ा बहुत कर जाता है। पर यहाँ पर एक चीज हमें सोचना पड़ेगा कि जब ग्रेविटी नहीं था तब लाइट को जो स्ट्रेट पैथ पे चलना पड़ रहा था, तब जो स्पीड था ग्रेविटी के उपस्थिति में जब उसे पाथ बढ़ाना पड़ा तब भी सेम स्पीड रखना पड़ेगा, जिस वजह से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बढ़ चुका है तो स्पीड को सेम रखने के लिए टाइम को घटना पड़ता है। यानी आम भाषा में बोले तो फिर ग्रेविटी जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा टाइम स्लो होता जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखना है। सो ओके यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब तुम ये चीज़ खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि अगर ये वीडियो इतना अच्छा था तो हमारा चैनल कितना अच्छा होगा। कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो यार, और अंदर जाके देखो कि शॉर्ट्स में और क्या क्या है। नहीं